हेलो एवरीवन, RSMSSB की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो राजस्थान JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि ये इन क्लासेस में जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो हर तरह के JEE एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। तो जो अदर स्टूडेंट्स है जो किसी दूसरे स्टेट के JEE या स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आज क्लास 15 के अंदर जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेजरली जो टॉपिक है आज वो मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। इसमें हम कुछ बेसिक मेथड्स की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। बेसिक मेथड जैसे कानीज मेथड हो गया, कॉलम एनालॉजी, जो माइनर एंड एडवांस मेथड्स है। उसके अलावा फिर जो दूसरा मेथड होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का वो होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद जो क्लास होगी क्लास 16, उसके अंदर हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के, क्योंकि इस क्लास के साथ मैं डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज क्या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये पूरी क्लास एक लंबी क्लास बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी बोरियत होने लगेगी। इसलिए मैंने इस क्लास के अंदर सिर्फ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। रिमेनिंग जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के, जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड को हम डिस्कस करेंगे या उसके क्वेश्चन को हम शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तो इन टॉपिक से जो मैंने आज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, इसका डिटेल सिलेबस बता देता हूँ, जिससे आपको इनके फॉर्मूले, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कानीज मेथड, कॉलम ऑन एनालॉजी मेथड, थ्री मोमेंट थ्योरम एंड स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी में दोनों चीज़ें आ जाती है, कैस्ट्रिजिलियानोस फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम एंड मैक्सवेल बैटी थ्योरम। ठीक है, उसके अलावा जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो है डेफिनेशन एंड यूज़ ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हार्डी क्रॉस ने ये मेथड दिया था, प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था इस मेथड को देने का, और इस मेथड में टाइम कंज्यूमिंग वगैरह ज़्यादा होता है क्या, दूसरे मेथड से ज़्यादा टिपिकल है, किस तरह के स्ट्रक्चर के लिए मेथड एप्लीकेबल है, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। देन एब्सोल्यूट स्टिफनेस ऑफ मेंबर्स के बारे में पढ़ना है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, देन कैरी ओवर मोमेंट एंड कैरी ओवर फैक्टर पढ़ना है। कॉजेज ऑफ साइड स्वे ऑफ मेंबर्स ऑफ पोर्टल फ्रेम, क्योंकि ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो फ्रेम एज वेल एज बीम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो हमको दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन फिर उससे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आते हैं, तो डिटेल मेथड टू एनालाइज स्ट्रक्चर बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस बार के एग्ज़ाम में या अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है टू एनालाइज ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कानीज रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूज्ड which is an equilibrium method. However, for the same purpose the compatibility method would be। देखिए, दो तरह के बेसिक मेथड होते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम मेथड, एक होता है कॉम्पेटिबिलिटी मेथड। तो ये बोल रहा है कि कानीज रोटेशन मेथड से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का। सिमिलर वे में कौन सा कॉम्पेटिबिलिटी मेथड है जिससे हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्लोप डिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन कॉलम एनालॉजी एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन कॉलम एनालॉजी। देखिए, मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ दोनों मेथड। टू बेसिक मेथड से जैसा मैंने बोला, एक है कॉम्पेटिबिलिटी मेथड जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं और दूसरा फोर्स मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है इक्विलिब्रियम मेथड जिसको हम स्टिफनेस मेथड बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अननोन से वो डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर वाले केस के अंदर फोर्सेस है। इस मेथड के अंदर जो कॉम्पेटिबिलिटी मेथड है, इसके अंदर जो मेथड्स इंक्लूसिव है वो कौन से हैं? मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, दूसरा थ्री मोमेंट थ्योरम जिसको हम क्लैप्रियन थ्योरम भी बोलते हैं, कई बार इसके नाम से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कॉलम एनालॉजी, मैक्सवेल मोर मेथड, कैस्ट्रिजिलियानो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर जो मेथड इनबिल्ट है वो कौन से? स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कानी मेथड। तो ये बोला कानी मेथड तो इक्विलिब्रियम मेथड है ही। अब ये बोला कि सिमिलर में कॉम्पेटिबिलिटी मेथड कौन सा होगा? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो भी बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम मेथड है। स्लोप डिफ्लेक्शन भी इक्विलिब्रियम है। कॉलम एनालॉजी ही वो मेथड है जो कि कॉम्पेटिबिलिटी मेथड है, जिसको हम फोर्स मेथड भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक इक्विलिब्रियम एक कॉम्पेटिबिलिटी मेथड होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मेथड को भी आप, जिसको एक को हम फोर्स मेथड बोलते हैं और एक को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक उन्हीं का नाम फिर हम उसको स्टिफनेस मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड जो है वो, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दिस मेथड इज यूज फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बट मे बी यूज फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स टू, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ये सारे मेथड डिफाइंड है जो। दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट व्हेन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज मोर देन नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ये करेक्ट है। सिंपल सी चीज़ है कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ज़्यादा होगी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड, अदरवाइज हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे लेस दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज यूनिवर्सल मेथड एंड मे बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यूनिवर्सल मेथड नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल मेथड होता है ये तो हमको बाकी दूसरे मेथड्स की जरूरत नहीं पड़ती। द चॉइस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड लार्जली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड द मैनर इन विच इट इज सपोर्टेड। इट इज सपोर्टेड का मतलब कि वो फिक्स सपोर्टेड है, हिंज सपोर्टेड है, रोलर सपोर्टेड है या फ्री एंड है, किस तरह से सपोर्टेड है। If for a beam or frame degree of static indeterminacy is more than the number of joint displacement, यानी static indeterminacy is greater than to kinematic indeterminacy, then stiffness method is preferred। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इन compatibility method displacement of joints are taken as unknown। इन इक्विलिब्रियम मेथड रिडंडेंट फोर्सेज आर चूजन एज अननोन। ये देखिए, ये इसमें ऑप्शन आएगा नीदर वन नोर टू। एक्चुअली क्या ये उल्टा है। कॉम्पेटिबिलिटी मेथड के अंदर जो अननोन्स होते हैं वो रिडंडेंट फोर्सेज होते हैं, और इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर जो अननोन होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं। तो ये उन्होंने उल्टा दिया, इसलिए नीदर वन नॉर टू होगा, यानी डी ऑप्शन। ट्रू स्टेटमेंट्स क्या है, इन इक्विलिब्रियम मेथड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स आर टेकन एज अननोन, जैसा मैंने बोला, ठीक है ना। मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर रिडंडेंट फोर्सेज आर, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड रिडंडेंट फोर्सेज आर चूजन एज अननोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्लैप्रियन थ्योरम, जिसको मैं 3 मोमेंट थ्योरम भी बोलूंगा, इज अप्लाइड टू सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, एनी टाइप ऑफ बीम। देखिए, क्लैप्रियन थ्योरम कंटिन्यूस बीम के लिए एप्लीकेबल है एज वेल एज फिक्स बीम। तो यानी यहाँ कंटिन्यूस दे नहीं रखा तो फिक्स बीम दे रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली जो क्लैप्रियन थ्योरम होती है, जिसको हम 3 मोमेंट थ्योरम भी बोल रहे हैं, इट रिक्वायर एटलीस्ट 2 स्पैन। इट मे बी अप्लाइड ऑन ए कंटिन्यूस बीम एज वेल एज फिक्स बीम। अब क्वेश्चन ये है, कंटिन्यूस बीम में तो हमको समझ में आ गया, फिक्स बीम तो ऐसे होती है, राइट। अब इसमें 2 स्पैन कैसे हो गए। फिक्स बीम के केसेस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लिया, ठीक है ना। यहाँ तक एक्सटेंड किया, इस एक्सटेंशन की जो लेंथ है वो 0 है, विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनफाइनाइट। सिंपली जो हमारी फिक्स बीम है उस बीम को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस तरह से कन्वर्ट किया तो इसके जो स्पैन हो गए वो मोर देन 2 स्पैन हो गए, यानी मिनिमम 2 स्पैन तो हो ही गए, इसके 3 स्पैन हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम क्लैप्रियन थ्योरम को फिक्स बीम के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो एक्सटेंशन है वो 0 लेंथ के लिए और इनफाइनाइट मोमेंट के लिए। ए फिक्स बीम कैन बी कंसिडर्ड फॉर 3 मोमेंट थ्योरम बाई अज्यूमिंग एन इमेजिनरी स्पैन ऑफ लेंथ 0 and moment of inertia of infinite and also that the fixed ends are simply supported। मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ बता दी, सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड एंड हो गए हैं, जो लेंथ है वो 0 हो गई है और मोमेंट इनफाइनाइट हो गया। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं कि फिक्स बीम को हम एज ए 3 मोमेंट थ्योरम के लिए एप्लीकेबल मानते हैं। कब मानते हैं, जबकि लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सेपरेट क्वेश्चन में भी ब्रेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, द कॉलम एनालॉजी मेथड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3rd डिग्री, ए ऑप्शन आएगा, 3rd डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी।
देखिए कॉलम एनालॉगी मेथड भी, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने दिया है, कॉलम एनालॉगी मेथड भी जो प्रपोज किया है वो प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने किया है. इट इज़ ए पावरफुल टेक्निक टू एनालाइज द बीम विद फिक्स सपोर्ट, फिक्स एंडेड गेबल फ्रेम्स, क्लोज फ्रेम्स एंड फिक्स आर्चेस. These members may be of uniform or variable moment of inertia throughout their length. ठीक है, यानी आई एक स्पैन के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे स्पैन के लिए कुछ हो सकता है, या फिक्स भी हो सकता है. ठीक है, यानी कांस्टेंट भी हो सकता है थ्रू आउट द स्पैन और चेंज भी हो सकता है. द मेथड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ मैक्सिमम ऑफ 3rd डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी. ओके, दिस इज मेथड इज एसेंशियली एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड. स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमने जब इक्विलिब्रियम मेथड की बात की थी और दूसरा मेथड कॉम्पेटिबिलिटी मेथड की बात की थी, तो हमने ये बोला था कि उनके कुछ मेथड्स है. इक्विलिब्रियम मेथड में भी 4-5 मेथड बताए थे, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड में भी मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम एनालॉजी, ये सब कुछ मेथड बताए थे आपको. तो जो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मेथड. ठीक है ना. तो ये जो कॉलम एनालॉजी मेथड है इसी का आगे वो है, कंटिन्यूशन है. समझ रहे हैं बात. इक्विलिब्रियम मेथड जो है जिसमें मैंने 4-5-6 मेथड बताए थे, इसमें 3 मोमेंट थ्योरम मेथड है, कॉलम एनालॉगी है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड है. ठीक है, तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन और कॉलम एनालॉगी एसोसिएटेड है. दूसरा मेथड है कॉम्पेटिबिलिटी मेथड, जो बेसिकली 3 मेथड है जिसके अंदर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन एंड कानीज मेथड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. In a column analogy method, the width of analogous column of flexural rigidity EI and span L is 1/2 EI. EI क्या है यहाँ पे? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है. 2 EI 1/EI EI. इसका करेक्ट आंसर है सी. एक्चुअली जो कॉलम एनालॉगी मेथड होता है, जो एनालॉगस कॉलम है उसका एरिया होता है स्पैन की लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यानी 1/EI. तो जो एरिया होता है एनालॉगस कॉलम का L/EI होता है. राइट. ठीक है, ये जो विड्थ है ये 1/EI है और L इसकी लेंथ होगी. एरिया ऑफ गिवन एनालॉगस कॉलम दिस हो गया, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो विड्थ कितनी होगी? 1/EI. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानीज मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, ऑल अबव कंज्यूम्स इक्वल टाइम. कानीज मेथड इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन. Kani method of structure analysis was developed by Gaspar Kani. It is an approximate method that can save a great deal of time compared to moment distribution method, especially when considering structural floors with a couple of stories or more. मतलब एक हम फ्लोर कंसिडर कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टोरीज काफ़ी सारी है. उस समय अगर हम उस तरह के फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, तो कानीज मेथड से एनालिसिस काफ़ी कम टाइम कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ओके, तो कानीज मेथड इज़ फार बेटर एज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस. ठीक है ना. टाइम के रेस्पेक्ट में कानीज मेथड काफ़ी बेटर है. हाउएवर कैलकुलेशन जो है उसकी थोड़ी टीडियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टॉर्शनल एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क. देखिए जो कैस्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड होती है. कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क के ऊपर बेस्ड है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट. कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क और मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी. According to this theorem, in each case of statically indetermination, the actual value of redundant forces are those that render strain energy stored to a minimum. ठीक है, और इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी रिएक्शन या मोमेंट या और भी कोई रिडंडेंट फोर्स है, उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शन और किसी भी रिडंडेंट फोर्स का, इट इज़ मिनिमम कितना होगा? 0. ठीक है ना. और इसी एप्लीकेशन से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट थ्योरम सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है फर्स्ट थ्योरम के लिए, सेकंड के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क और मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस. विलियट मोर डायग्राम, कैस्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Out of these two methods, the method to compute joint deflection for a frame is.
इन दोनों मेथड से ही हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इवन कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम से हम रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और विलियट मोड डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सी ऑप्शन है, द विलियट मोड डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर लाइक ट्रस। ट्रस के अंदर हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए विलियट मोड डायग्राम को यूज़ करते हैं, और ट्रस भी एक स्ट्रक्चर है जिसका हम एनालिसिस करते हैं नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट के लिए और रोटेशन के लिए। देन कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ एन इलास्टिक, यानी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं डिफ्लेक्शन की एंड रोटेशन यानी थीटा की, ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, Castigliano's theorem can be applied when the supports of the structure are unyielding and the temperature of the structure is constant। देखिए ये जो नीचे की दो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैस्टिग्लियानोस थ्योरम की, लेकिन इसके ऊपर आपके पास ऑब्जेक्टिव में अलग से भी क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम कब एप्लीकेबल है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है स्ट्रक्चर का, एक दूसरा जबकि स्ट्रक्चर जितने भी सपोर्ट्स है वो अनयील्डेड है, ठीक है, तब हम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम को एप्लीकेबल मानेंगे। सो देखिए सॉल्यूशन पढ़ना मतलब हमको हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आता हो कि दोनों करेक्ट है, बट सॉल्यूशन पढ़ने से हमको दो क्वेश्चन के आंसर और मिल गए, इसलिए सॉल्यूशन एक बार पढ़ना सबके लिए नेसेसरी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल वर्क। दो तरह के वर्क हम कंसिडर करते हैं, एक रियल वर्क, एक वर्चुअल वर्क। रियल वर्क जो होता है वो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड की तरह होता है, वर्चुअल वर्क जो होता है सडनली अप्लाइड लोड की तरह होता है। वर्चुअल वर्क होता है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड और रियल वर्क होता है इटसेल्फ स्ट्रक्चर की वजह से, जो उसका सेल्फ वेट उसकी वजह से। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ट्रू है वर्चुअल वर्क के लिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज सिमिलर टू सडनली अप्लाइड लोड, करेक्ट है ये। इट इज़ द वर्क डन बाई लोड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, गलत है, सेल्फ वेट की वजह से तो रियल वर्क होगा। इट इज़ द वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, नहीं, सेम डायरेक्शन में होता है, चाहे रियल वर्क हो चाहे वर्चुअल वर्क हो, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर वर्क डन होगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्चुअल वर्क सिमिलर टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, नहीं, ये क्योंकि ये रियल वर्क के लिए है। थोड़ा हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बता दिया आपको, वर्चुअल वर्क और रियल वर्क। वर्चुअल वर्क का इट इज़ द वर्क डन बाय ए लोड फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन, बट सेम डायरेक्शन है ना, लोड की डायरेक्शन में, बट कॉज्ड बाय सम अदर एक्सटर्नल लोड। ओके, जबकि इसमें क्या है, रियल वर्क में इट इज़ द वर्क डन बाय ए लोड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय इटसेल्फ, यानी उसी की वजह से, एंड इट्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है ना। जो लोड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वर्क डन होगा, चाहे वर्चुअल वर्क हो चाहे रियल वर्क हो। बट वर्चुअल वर्क में एक्सटर्नल लोड की वजह से होता है, रियल वर्क में इटसेल्फ यानी सेल्फ वेट की वजह से होता है। वर्चुअल वर्क कैलकुलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सडनली अप्लाइड लोड, मतलब सडनली अप्लाइड लोड, अगर ऑल ऑफ सडन आपने लोड अप्लाइड कर दिया स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे वैसी ही कैलकुलेशन वर्चुअल वर्क में होती है। जबकि जो रियल वर्क है उसमें हमने ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं वैसी ही कैलकुलेशन रियल वर्क में करते हैं। ओके, इसलिए इन दोनों को वहाँ से हमने लिंक किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11। देखिए यहाँ तक 10 नंबर तक क्वेश्चन में जितने भी डिस्कस किए, बेसिक मेथड्स या एडवांस या माइनर मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें कानी मेथड, कॉलम एनालॉजी, स्ट्रेन एनर्जी, थ्री मोमेंट, उन सब की बात कर ली जो क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं। अब हम अपने जो दो मेन मेथड्स हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के, वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लोप डिफ्लेक्शन। स्लोप डिफ्लेक्शन तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अब रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 11 है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज अ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड, बिल्कुल सही है। ए डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये भी करेक्ट है। यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट बीम्स, बिल्कुल करेक्ट है। मोर टीडीएस देन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस, ये गलत है। स्लोप डिफ्लेक्शन में कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व होती है, स्लोप डिफ्लेक्शन से कम टीडीएस है। कंसिडरिंग अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन, तो ये सी हो गया, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज प्रपोज्ड बाय हार्डी क्रॉस, इट इज यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट बीम एंड रिजिड जॉइंटेड फ्रेम।
Further, this method is less tedious than slope deflection and strain energy. strain नहीं है ये, strain energy, ठीक है, strain energy methods less tedious है. Question 12. The distribution factor for member AD of box section below would be. Assume all members have same flexible rigidity of EI. यानी सब हर मेंबर का EI कांस्टेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको AD के लिए निकालना है. ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर्स है 4 हो गए, AB, BC, CD एंड DA. DA मतलब AD. जो नीचे बॉक्स सेक्शन हो गया पूरा, नीचे बॉक्स सेक्शन पे हाफ पे UDL है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का, और एक यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट लोड लगा रखा है 3 मीटर की डिस्टेंस A से या B से, क्योंकि 6 मीटर का स्पैन है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया और 2 मीटर इसकी विड्थ हो गई बॉक्स की. ये हमारे पास ऑप्शन है 4. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं AD पे तो हम A जॉइंट को कंसिडर करते हैं. ठीक है, कंसिडर जॉइंट A जॉइंट पे 2 तरह के मेंबर आ रहे हैं, एक तो AB आ रहा है, एक AD आ रहा है, तो दोनों की हम रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लेते हैं. तो रिलेटिव स्टिफनेस फॉर मेंबर AB I/L होगी. L कितनी है, 6 मीटर है, तो I/6, क्योंकि I तो कांस्टेंट है तो I/6 हो गई. रिलेटिव स्टिफनेस फॉर मेंबर AD के लिए I/2 हो गई. सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर AD कितना होगा, जो भी AD की रिलेटिव स्टिफनेस है डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन. एक जॉइंट के ऊपर जितने भी आ रहे हैं रिलेटिव स्टिफनेस उन दोनों का समेशन कर दो. A के ऊपर 2 आ रही है, AB एंड AD, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया. तो करेक्ट आंसर आ गया 3/4 यानी 0.75. देखिए एक जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है ना, DF अगर आपको A जॉइंट पे निकालना है तो ऑलवेज 1 होगा. ठीक है, DF विद रेस्पेक्ट टू आपने निकाला है यहाँ पे AD, वो कितना आया, 0.75 आया. इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए DF विद रेस्पेक्ट टू AB कितना होगा, तो 1 माइनस 0.75 यानी 0.25 होगा. ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे यानी एक जॉइंट पे वो सारे मेंबर्स का समेशन 1 होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13. व्हेन अ मोमेंट M इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन एट द नियर सपोर्टेड एंड A ओके ऑफ ए बीम. यहाँ पे हमने एक मोमेंट अप्लाई किया है M. ठीक है, whose farther end B is simply supported. ये simply supported है as shown in figure given below. Then carry over moment at the farther end MBA would be. यहाँ पे carry over moment कितना होगा, ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास चारों ऑप्शन है. देखिए अगर हम से पूछा गया है कि फार्दर एंड पे कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा, और फार्दर एंड जो सिंपली सपोर्टेड है तो कैरी ओवर मोमेंट ऑलवेज 0 होगा, राइट. लेकिन अगर फार्दर एंड आपका फिक्स है तो जो कैरी ओवर मोमेंट होता है वो जो आपको नियर एंड के ऊपर मोमेंट दे रखा है उसका हाफ होता है, यानी उस केस में ये M/2 होता है, राइट. तो हमसे पूछा तो सिंपली सपोर्टेड है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई है. देखिए नोट करके भी मैंने यहाँ पे चीज़ डाली है. हाउएवर इफ फार्दर एंड इज फिक्स देन कैरी ओवर मोमेंट वुड बी हाफ ऑफ द अप्लाइड मोमेंट M विद द सेम नेचर एज दैट ऑफ अप्लाइड मोमेंट. सेम नेचर का मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम प्लस माइनस जो भी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंट की, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का मोमेंट होगा और हाफ उसका मैग्नीट्यूड होगा जो कि आपका नियर एंड पर है. जबकि कब, जबकि फार एंड जो है वो फिक्स है. यहाँ पे फार एंड सिंपली सपोर्टेड है इसलिए ऑलवेज 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. द रेशियो ऑफ रोटेशनल स्टिफनेस व्हेन फार एंड इज हिंज्ड टू फार एंड इज फ्री वुड बी. फार एंड हिंज है तो रोटेशनल स्टिफनेस कितनी होती है, 3I/L होती है, और फार एंड अगर फ्री है तो रोटेशनल स्टिफनेस कितनी, 0. तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट. बी ऑप्शन रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा K1/K2, जबकि फार एंड हिंज है तो रोटेशनल स्टिफनेस अपन फार एंड फ्री है तो 3I/L/0 यानी इनफाइनाइट. नाउ दिस क्वेश्चन देखिए. अ फिक्स बीम ऑफ लेंथ L and of constant a fixed beam of length L and of constant flexural rigidity EI is shown in figure given below. ये फिगर दे दिया हमको. AB है, फिक्स बीम है, ठीक है. इट इज़ प्रॉप्ड एट मिडवे, ये P जो लगा रखा है ये प्रॉप है, ठीक है. एंड कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर. ये जो है ये 19.2 है एट इट्स हाफ लेंथ.
द कैरी ओवर मोमेंट एट इट्स एंड ए कितना होगा, कैरी ओवर मोमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं ए पे। सिंस की जो दोनों बीम है उस दोनों स्पैन है बीम के, यानी प्रॉप पी के इधर ए पी और ए, मैं बात कर रहा हूँ ए पी और पी बी की, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है स्पैन लेंथ तो 5 मीटर है, ठीक है। और दोनों के लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम है, यानी आई है, आई भी कांस्टेंट है। दोनों के लिए जो रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगी, I/5 हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे ए पे तो दोनों बराबर है K1 K2, तो मैंने यहाँ पे 0.5 कर दिया, ठीक है। ए सिंस की फिक्स्ड एंड है तो उसके ऊपर मोमेंट क्या होगा, एंड मोमेंट वो 0 हो गया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट कितना होगा, वो WL/96 होगा, क्योंकि ये फिक्स बीम है और उसका हाफ UDL है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं SFD BMD में। यहाँ W की वैल्यू 19.2 है, L आपको 10 दे रखा है, तो ये 5 से कट गया यहाँ पे और ये 20 किलोन्यूटन मीटर आ गया। कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला है दैट मल्टीप्लाई बाई डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट, तो DFA मल्टीप्लाई बाई M कर दिया तो ये +10 आ गया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट है कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ए पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास निकल गया। सिंपल क्वेश्चन है, तो +10 किलोन्यूटन मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मे नॉट बी यूज फॉर एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस प्रिज्मेटिक बीम्स, रिजिड फ्रेम्स, स्ट्रक्चर विद इंटरमीडिएट हिंजेस। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को आप प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक कंटिन्यूस बीम के लिए यूज कर सकते हैं एंड रिजिड फ्रेम के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे इंटरमीडिएट हिंजेस है वहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कोई काम नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बी यूज फॉर एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स एंड रिजिड फ्रेम, बट इट मे नॉट बी यूज व्हेन स्ट्रक्चर्स हैज इंटरमीडिएट हिंजेस, यानी इंटरमीडिएट हिंजेस बीच में है तो उन स्ट्रक्चर के लिए हम यूज नहीं कर सकते इस मेथड को। क्वेश्चन 17, इन अ पोर्टल फ्रेम शोन बिलो, ये फ्रेम दे रखा है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ स्वे मूवमेंट इन कॉलम AB एंड CD, राइट। इन दोनों का रेशियो निकालना है AB to CD। एज्यूम E इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट, EI कांस्टेंट नहीं है, E कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे I 2I है, यहाँ 4I है, यहाँ 2I है। ये 2 मीटर डिस्टेंस है, इस कॉलम की AB की 3 मीटर है और CD की 4 मीटर है, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारे पास UDL है। ये ऑप्शन है आपके। देखिए जो भी मोमेंट होता है, जो कैरी ओवर मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, वो क्या होता है 6EI, इस केस के अंदर 6EI डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन अपॉन L²। जब ये बात कर रहा है MAB की, तो MAB किसके प्रोपोर्शनल होगा, 6EAB में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, तो 6E2I डेल्टा, L कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। CD की जब बात करते हैं MCD किसके प्रोपोर्शनल होगा, 6E, यहाँ पे I कितना 4I डेल्टा, और जो क्योंकि डिफ्लेक्शन मान के चल रहे कांस्टेंट है दोनों मेंबर्स के लिए, और L यहाँ पे कितना है 4 मीटर, तो 4 स्क्वायर। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो इट इज़ 8/9। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं और आने की पूरी उम्मीद है। इसमें ये भी पूछ सकता है आपको, MAB आपको वैल्यू दे दे MAB की और MCD की वैल्यू फॉर्म में फाइंड आउट करा ले, तो वहाँ से आप 6EI डेल्टा अपॉन एक सर्टेन वैल्यू निकाल लेंगे और MCD में रख देंगे, तो MCD की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं एग्जाम में, ठीक है, और आगे भी आने के चांसेस है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रेम शोन बिलो, ये फ्रेम दिया है, द वैल्यू ऑफ MEF इज अज्यूम कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ EI इन ऑल मेंबर्स, और ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं। हमसे पूछा है कहाँ पे, MEF के अंदर, यानी इस वाले के अंदर, ठीक है, इस मेंबर की बात कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप समझिए, ये जो MEF के रेस्पेक्ट में ये पूरा जो फ्रेम है वो सिमेट्रिकल है। लोडिंग देखिए दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इस मेंबर के वो बराबर लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट है। लेफ्ट और राइट साइड में डिस्टेंसेस क्योंकि सारी इक्वल है, x वर्टिकल डिस्टेंस बराबर है, और इसी वजह से जो लेफ्ट साइड में मोमेंट होगा यानी MFD और MFH वो भी बराबर होगा, इसलिए MEF में कोई मोमेंट होगा ही नहीं, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। द गिवन फ्रेम इज सिमेट्रिकल बोथ इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ वगैरह, ठीक है ना, एंड लोडिंग। देयरफॉर एट जॉइंट F द बेंडिंग मोमेंट इज ऑलरेडी इन बैलेंस्ड कंडीशन, यानी MFD इक्वल टू MFH, यानी इसके अंदर और इसके अंदर बराबर होगा। सो नो मोमेंट विल बी कैरिड ओवर टू E।
यानी MEF कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन फेस भी करना पड़ा है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टू अ कैंटिलीवर इज ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि कैंटिलीवर के केस के अंदर कोई रिलेटिव स्टिफनेस नहीं होती, यानी रिलेटिव स्टिफनेस 0 होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी 0 हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बेसिकली क्या होता है, रेशो रिलेटिव स्टिफनेस फॉर ए मेंबर अपॉन समेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टू ए कैंटिलीवर 0 एज इट्स स्टिफनेस इज 0, तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। फाइन। सो ये क्लास ओवर हो गई आज की 15। क्लास 16 जो होगी वो लास्ट क्लास होगी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन लेंगे। एक जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड बचा है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, वो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो JN के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैट्रिक्स मेथड के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसकी बात करेंगे। और ट्रस की बात करेंगे कि ट्रस में कई बार क्या है, फोर्सेस निकालने के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इन 3 टॉपिक से हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, और कोई मिसलेनियस टॉपिक बचा होगा तो उसमें वो भी कवर कर लेंगे। वो लास्ट क्लास होगी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की। फिर उसके बाद क्लास 17 से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि जो ये यहाँ पे हम डिस्कस किए 19 क्वेश्चन, इनका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है। आप लोग यहाँ समझ के उसको डाउनलोड कर लीजिए और फ्यूचर में उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। ओके।